एक भाई अपनी बहन के घर की तरफ भाग रहा था। हाथ में नए कपड़े थे, घी का डिब्बा था, सामग्री थी और कफन था। भाई को पता चल चुका था कि उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है। बहन के लिए नए कपड़े लेकर जा रहा था, क्योंकि कई जगह रिवाज है कि जब कोई मर जाता है यानी कोई महिला की मृत्यु जब होती है तो उसको कपड़े उसके मायके के ही पहनाए जाते हैं आखिरी वक्त पर। अब ये भाई उन कपड़ों को लेकर जैसे ही घर पहुंचता है तो वहां से पता चलता है कि उस महिला को, जो इसकी बहन है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उस समय कोरोना काल चल रहा था। जब ये सारे सामान को रखकर हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों ने इस महिला को मृत घोषित कर दिया था। बुजुर्ग महिला थी। घर का एक सदस्य सोने की सीढ़ी बनवाने के लिए गया था। 2020 की आपको बातें बता रही हूं, क्योंकि ये नाती पोतों की यानी परपोते की हो चुकी थी और 2 परपोते इसके हो चुके थे। तो 2 सोने की सीढ़ियां यानी सोने की इतनी सी सीढ़ी बनवाई जाती है, सभी लोगों को पता होगा। एक सदस्य सोने की सीढ़ी बनवाने के लिए गया था। भाई कफन और कपड़े लेकर आया था। बेटा हॉस्पिटल में ये क्लियर करने के लिए गया था कि माँ जीवित है या मरी हुई है। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारी माँ अब जीवित नहीं है और यहाँ पर माँ को स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। अब यहाँ पर कुछ काम के लिए फोन पर बात करता हुआ ये बेटा थोड़ी देर के लिए वहां से हटता है, देखता है। मामा पूछते हैं कि बेटा कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर हो तुम? तो मामा को रास्ता बताने के लिए माँ को स्ट्रेचर पर मृत पड़ी हुई वो लड़का थोड़ी देर के लिए माँ से ओझल होता है। लेकिन जैसे ही मामा भांजे वापस लौट कर आते हैं तो दोस्तों उस स्ट्रेचर से माँ ही गायब हो जाती है। उसका शरीर भी वहां पर नहीं मिलता है। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मर जाती है। सभी कहते हैं मच जाती है। सभी कहते हैं कि भाई हमारा जो डेड बॉडी थी वो कहाँ गई? बेटा पूरे हॉस्पिटल में हंगामा कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारी पर थे, हमने तो क्लियर कर दिया कि कहीं ले जाओ, आप मरी हुई महिला को हमारे पास लेकर आए थे। पूरे हॉस्पिटल में शोर होने लगता है, लड़ाई होने लगती है। बेटा कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करूंगा। यहाँ पर मामा कहता है कि हाँ भाई, हमारी तो बहन का शरीर भी तुम लोगों ने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो उस हॉस्पिटल में घटित होता है वो अखबार की सुर्खियां बटोरने लगता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर उस महिला की डेड बॉडी आपको यानी बाथरूम के अंदर इन लोगों को मिलती है। अब वो महिला बाथरूम में कैसे पहुंची, क्या हुआ था? उसके बाद जो कुछ हुआ, एक भाई के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। एक भाई के खरीदे हुए कपड़े, बहन के लिए जो नई साड़ी लेकर आया था, घी का डिब्बा जो बहन पर उलेटना था अंतिम संस्कार के जरिए, ये सारी चीजें बदल जाती हैं। कैसे क्या होता है, बहुत ही रोचक स्टोरी है और बहुत ही जानकारी देने वाली घटना है। दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश चलना होगा हमारे साथ और 2020 में चलना होगा, जब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था। इससे पहले कि हम आपको अन्नो नाम की महिला, इसका नाम अन्नो होता है, काफी बुजुर्ग होती हैं, इनके जीवन के बारे में बताते हैं। अन्नो संतान बिहारी गांव की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश में एक गांव आता है और अन्नो बहुत ही ठीक ठाक थी, अच्छे से जीवन चल रहा था। 2015 में भी, उससे पहले भी इसके बेटे और बेटियां सब शादीशुदा थी। उन बेटों की भी बहुएं आई हुई थी। घर में हर चीज की मौज थी, कोई कमी नहीं थी। कोई भी कमी घर में ऐसी नहीं होती है। जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था और अन्नो की सभी लोग बहुत सेवा करते हैं। अन्नो का एक बेटा होता है, वो बहुत अपनी माँ से प्रेम करता है, यानी अपनी माँ को नहलाना खिलाना। वो अपनी पत्नियों का इंतजार ही नहीं करता है, अपने बेटे की बहुओं का इंतजार नहीं करता है। केवल उस घर की महिलाएं यहाँ पर खाना दिया करती थी अन्नो को, बाकी सब कुछ बेटा किया करता था। यहाँ तक कि अन्नो का जो बेटा होता है, सर में तेल डालने से लेकर चोटी बनाने तक, माँ को नए नए कपड़े पहनाने तक सब कुछ बेटा किया करता था। अन्नो जब भी इन सब चीजों को देखा करती थी तो भगवान से बार बार हाथ जोड़कर कहा करती थी कि भगवान, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतना लाडला बेटा और इतनी बुरी हालत में, क्योंकि अन्नो का पैर टूट चुका था और वो खाट पर बिस्तर पर ही लेटरिन पेशाब किया करती थी, तो बेटा बिल्कुल भी घिन नहीं मानता है अपनी माँ से। तो ये माँ भगवान को शुक्रिया अदा करती थी कि लोग झूठ बोलते हैं कि बेटों में कमी होती है, कमी कहीं ना कहीं हम में भी हो सकती है। मेरा बेटा तो राम से भी
बड़ा है। अब देखो, जो जिसकी मदद करे या जिसकी सेवा करे, एक माँ के लिए बेटा बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यही सब कुछ चलता रहता है। अन्नो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है जब उसका पैर टूट जाता है। उसके बाद उसका बेटा बहुत सेवा करता है, घी खिलाता है, बादाम भी खिलाता है अपनी माँ को, और काजू खिलाता है, हड्डी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पनीर खिलाता है, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। जिम्मेदारी यानी खेती बाड़ी के लिए भी अपने बच्चों से कह देता है कि भैया मैं अपनी माँ की करूंगा, आप लोगों को जो देखना है देखो, मैं अब पोती पोतों का हो चुका हूं, मैंने बहुत कमाया है, लेकिन मैं अपनी माँ को दुख में नहीं देख सकता। अच्छा, क्या था कि जब अन्नो का पैर टूटा था तो अन्नो रात को अगर थोड़ी बहुत भी कराया करती थी तो बेटा एकदम से बैठा हो जाया करता था, माँ क्या हुआ आपको, और अपनी माँ के सर को गोद में रखकर कहता था कि मेरी प्यारी सी माँ, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे बच्चे मिलना बहुत बड़ी बात है आज के युग में। वृद्धाश्रम जाकर देखिए, भरे पड़े हैं, रहने के लिए जगह भी नहीं है। बुजुर्गों की भारत में ये हालत हो रही है। विदेशी कल्चर ने हमारे भारत में पांव पसार लिए हैं, जिसके लिए शायद कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन या हम ही जिम्मेदार हैं, और आगे हमारा और भी बुरा हाल होने वाला है। अभी तो थोड़ा कम है, जब हम बुढ़ापे की तरफ आएंगे तो शायद पता नहीं बुजुर्गों के साथ क्या होगा। इसके बाद अन्नो स्वस्थ हो जाती है, मस्त हो जाती है, जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। बहुएं भी कभी अन्नो को जवाब नहीं देती हैं, जिंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं होता। 2 परपोते हो जाते हैं, यानी 2 पोतों की बहुओं से लड़के होते हैं। अन्नो अब भगवान से कहती है कि हे भगवान, अब तो मुझे उठा ले, मैं 2 परपोतों की दादी बन चुकी हूँ, मेरे पोते के भी बच्चे हो चुके हैं, यानी इतनी उम्र अन्नो की होती है। तो सभी बच्चे कहते हैं कि नहीं माँ, आप अभी मत जाइए, आप चले जाओगे तो इस बिस्तर पर हमें कोई भी नजर नहीं आएगा। भावना थी उस घर की। लेकिन तभी एक दिन अन्नो अपने बेटे से कहती है, बहुत चलती फिरती थी, लाठी से चलती है, खूब स्वस्थ थी, कोई बुखार नहीं, उल्टी नहीं, दस्त नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। रात को 1 बजे कहती है कि बेटा मेरा जी घबरा रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। बेटा मुझे सांसें नहीं आ रही हैं, बेटा मुझे तो एक इंसान दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद कहती है कि बेटा मुझे 2 इंसान दिखाई दे रहे हैं। अन्नो का बेटा जो अपनी माँ पर जान छिड़कता है कहता है कि माँ कोई भी नहीं है, मैं हूं, अच्छा भला शाम को खाना खाया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि 15 मिनट में ही अन्नो के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, यानी वो इस दुनिया से चली जाती है। अब 2020 में फोन का जमाना, बेटे ने रात को ही मामा को फोन कर दिया, मामा माँ नहीं रही है, मैं कैसे रहूंगा माँ के बिना। बेटा रोता है, चीखता है, पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, पूरी रात निकल जाती है, क्योंकि वहां का जो नजदीक का डॉक्टर बुलाया उसने कहा कि भाई ये अब इस दुनिया में नहीं है। बेटा कहता है कि मेरी माँ के अंदर सांस चल रही है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था अपनी माँ से। अब यहाँ पर जब सुबह मामा भाग कर आ रहा है, हाथ में घी का डिब्बा है और बहुत सारी चीज है, मामा वहां से चल रहा था। दूसरी तरफ गांव वाले कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये तो झोला छाप डॉक्टर है, क्या पता ये जीवित है या नहीं है, ये शायद जीवित हो, इनके अंदर सांस हो, क्योंकि कोई बीमारी तो थी नहीं, वरना बुजुर्ग 2-2 3-3 महीने तक खाट में रहते हैं, तब उनके प्राण निकलते हैं। अब गाँव के ये विचार होते हैं, तो बेटा भी अपना मन बदलता है, उठाकर अपनी माँ को पास ही के हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहां पर अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, उधर इसका मामा घर आता है उस सारे सामान को लेकर। जब ये लड़का हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाता है तो इमरजेंसी में अपनी माँ को एडमिट कराता है, लेकिन डॉक्टर देखते ही कहते हैं कि भैया ये तो कभी रात की गुजरी हैं, इनके शरीर से देखकर लग रहा है, आप क्यों बुजुर्ग की गति यहाँ पर ऐसी करा रहे हो, यहाँ पर आप एडमिट कराओगे तो इनका पोस्टमार्टम करना होगा, और बुजुर्ग शरीर है, क्यों परेशान हो रहे हो, ये अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका था। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ लिख कर तो नहीं दिया, लेकिन मुंह जुबानी बोल दिया कि क्यों एक बुजुर्ग के शरीर को खंडन किया जाए। तो यहाँ पर ये रोता हुआ मामा के पास फोन करता है, मामा इतने घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये मामा के पास फोन करता है अन्नो का बेटा, तो मामा कहता है कि बेटा तू घबरा मत, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, मैं भी बुजुर्ग हूँ, मैं भी मरूंगा एक दिन, मेरी बहन चली गई तो कोई बात नहीं। मामा हिम्मत जुटाता है। अब ये मामा से जब बात कर रहा था तो आकर जब देखता है तो सुबह के करीबन जब 10 बजे हुए थे। अब जब ये देखता है तो देखता है कि इसकी माँ स्ट्रेचर पर ही नहीं है, यानी जो उसका शरीर है वो उस बेंच पर ही नहीं है, एक पहियों वाली बेंच नहीं होती है। अब ये चारों तरफ हंगामा मचा देता है, मामा माँ तो कहाँ गई, माँ तो बिस्तर पर ही नहीं है, माँ तो बेंच पर ही नहीं है, स्ट्रेचर पर ही नहीं है, मामा मैं माँ कहाँ से लाऊं।
घर क्या लेकर जाएंगे हम। दोस्तों पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच जाता है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मरे हुए व्यक्ति को कोई क्या करेगा उसका। अब ये एलिगेंस मतलब आरोप लगाने लगते हैं हॉस्पिटल वालों पर, जो यहाँ पर अन्नो का बेटा होता है कि भाई तुमने मेरी माँ के साथ कुछ किया है। डॉक्टरों के ऊपर आरोप और डॉक्टरों को बहुत बुरी तरह से डांटा जाता है और बहुत ही ज्यादा। अब उस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हंगामा खड़ा होता है। हंगामा खड़ा होने के बाद अब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। भैया यहाँ पर क्यों खंगाले जाते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल जिम्मेदार होता है। एक डेड बॉडी गायब हो चुकी है उनके हॉस्पिटल से। एक महिला रात की गुजरी हुई, सुबह के 10 बज रहे हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब सीसीटीवी में देखते हैं तो वो महिला स्ट्रेचर से खुद उठ रही है। अब ये लड़का डॉक्टर की तरफ घुर्राने लगता है कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि मेरी माँ मृत है। अब वो जाती हुई बाथरूम की तरफ नजर आती हैं। बेटे को जान में जान आती है कि मेरी माँ तो जीवित है। अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल जान नहीं थी, धड़कन नहीं थी, मैंने कई बार चेक किया था। डॉक्टर हैरान। तो डॉक्टर कहता है कि बहुत अच्छी बात है, आपकी माँ जीवित है तो ये तो और भी खुशी की बात है, लड्डू बांटिए, आपकी माँ जीवित है, आप बहुत रो रहे थे। अच्छा यहाँ पर जब बेटा बाथरूम की तरफ पहुंचता है तो माँ कहती है कि बेटा मेरे पेट में गड़बड़ है, मैं थोड़ा सा अपने आप को हल्का कर रही थी। एक व्यक्ति जो मरा हुआ है वो हल्का हो रहा है बाथरूम में, सोच कर देखिए क्या फीलिंग आएगी उस समय। माँ निकलती है, कहती है कि तू मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया। वो कहता है कि माँ तुम्हें कुछ पता नहीं। वो बोली कि बेटा मुझे सब कुछ पता है, चलो घर चलते हैं। भैया देखकर हैरान कि मैं तो बहन के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, कफन लेकर आया हूँ, देसी घी का डिब्बा लेकर आया हूँ, घर का देसी घी लाया हूँ। अब वो कहता है कि बहन मैं तो तेरे लिए देसी घी लेकर आया। बहन कहती है कोई बात नहीं भैया, मैं उसे खा लूंगी, मेरे पेट में तो जाएगा, अब तक तो तू मेरे ऊपर डालता उसे। सब कहते हैं कि ये तुम्हें हुआ क्या। वो कहती है कि बताऊंगी क्या हुआ, यहाँ नहीं घर बताऊंगे। घर सब रो रहे हैं, हमारी दादी चली गई, हरे राम हमारी दादी चली गई। घर पर ऐसा माहौल हो रहा था, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन दादी भैया अपने पैरों पर चलकर आ रही है। सब चुप हो जाते हैं, अरे दादी तो जीवित है। पूरे गांव के लोग कहते हैं कि अरे अरे यहाँ पर तो अन्नो जीवित है, अन्नो जीवित है, और ये शोर मच जाता है। अन्नो को बिठाया जाता है। गांव वाले कहते हैं भैया ये चमत्कार कैसे हुआ। हमने, गांव वालों का कहना था कि हमने कहा था ना ये झोला छाप डॉक्टर है, इसे कुछ नहीं पता। बेटा कहता है कि वहां के डॉक्टरों ने भी कहा था कि ये जीवित नहीं है, लेकिन पता नहीं है तो फिर मुझे बाथरूम में मिली है। अब यहाँ पर ये जो अन्नो होती है ये बिस्तर पर बैठती है और कहती है कि पहले जो मेरा भाई घी लेकर आया है ना, उस घी से 2 रोटी चुपड़ कर मेरे लिए लाओ, मैं उन रोटियों को खाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगी। अब मृत्यु के कारण किसी ने कुछ भी नहीं बनाया था। पड़ोस के घर से सब्जी मांग कर लेकर आते हैं, रोटी लेकर आते हैं और रोटी चुपड़ कर अन्नो को खिलाई जाती हैं। 2 रोटियां खाती है। जो महिला गुजर गई थी वो उठकर 2 रोटियां खाती है। इसके बाद सभी के सामने कहती है कि मैं सच में ही मरी थी, मुझे यमराज के जो दूत थे वो लेने के लिए आए थे। बेटा तुम्हें याद है, मैं रात को कहती हूँ कि अरे एक इंसान आया है, फिर मैं कहती हूँ कि दूसरा इंसान आया है। बेटा वो वही लोग थे, मुझे यहाँ से ले जाया जाता है। बेटा मेरे साथ बर्बरता भी की जाती है, छोड़ूंगी नहीं, अब मिल जाएंगे तो वो लोग। इस तरह की वो बातें करती है। हाथों पर 2 रस्सियों के निशान दिखाती है, यानी वो उसे बांध कर लेकर गए थे। ये कहती है कि बेटा मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप भी नहीं किया। और वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा जो दिखाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या पाप किया है। यहाँ पर उसके दोनों हाथों को बांध कर ले जाया जाता है और उसे जब ले जाया जाता है तो उसे वैतरणी नदी में भी डाला जाता है। कहती है कि बेटा पूरे मेरे मुंह में भी बहुत ज्यादा, तभी तो मैंने स्वाद बदलने के लिए रोटियां खाई हैं। आप सोचो उसने वैतरणी नदी को भी पार किया था इस समय के बीच में, कौन सा पाप था उससे। उसके बाद उसे यमराज के पास जब ले जाया जाता है तो यमराज कहते हैं कि अभी तो इसकी उम्र है, और यमराज इस महिला को दिखाई नहीं देते हैं। वहां से केवल एक रोशनी दिखाई दे रही थी और वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता है। मेरे लिए जब बेटा किताब खोली जाती है तो मेरी आंखों में आंसू होते। बेटा जब मेरे साथ ये बर्ताव किया गया, मेरे हाथ बंधे हुए, तो मैंने सीधा यमराज से सवाल किया कि मेरे तो पोती पोते भी, मेरा बेटा भी इतना अच्छा है, लेकिन भगवान मालिक मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया गया। तो बेटा उस रोशनी से जिसकी तरफ मुझे देखा भी नहीं जा रहा था, वहां से मुझसे कहा गया कि तुमने भ्रूण को मारा है, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को। इतना सुनते ही ये बुजुर्ग महिला कांप उठती है।
कहती है कि इसकी इतनी बड़ी सजा। तो यहाँ पर बेटा उस रोशनी से आवाज आती है कि ये छोटी सजा नहीं है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम गलती से यहाँ पर आई हो, जब तुम सच में ही यहाँ पर आओगी, जब तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया जाएगा, मतलब तुम्हें बहुत यातनाएं दी जाएंगी। ये जो अन्न होती है ये कहती है कि हाँ मुझे याद है, एक बार मैंने हल्दी वल्दी को खा लिया था तो उससे 10-15 दिन ही मुझे ऊपर गए थे, मेरे जो पीरियड होता है, यानी वो तो अपने हिसाब से महीना कहती हैं। तो यहाँ पर जब ये बात होती है ना तो सबकी आंखें खुली रह जाती हैं कि इतनी ये बात के लिए हाथ बांध कर ले जाया गया वैतरणी नदी पर, जलती हुई जमीन पर, मतलब ये सामने आती है। हालांकि इसमें इतना ज्यादा अन्नों की कोई गलती भी नहीं होती है, क्योंकि 20-25 दिन जब उसे ऊपर होते हैं तो उसको हल्का सा थोड़ा सा मतलब दाग दिखाई देते हैं, तो वो सफाई करने के लिए, मतलब पेट साफ करने के लिए हल्दी का सेवन करती है। आमतौर पर महिला ये कर लेती हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सभी हैरान और चकित रह जाते हैं कि भाई इसके लिए ये सजा। अब यहाँ पर अन्नो कहती है कि उसके बाद यमराज कहते हैं बाकी तुमने कोई कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद कहती है कि यमराज मुझे नीचे भेजते हैं, लेकिन बेटा मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे हाथ पैरों में दम नहीं है, लेकिन मुझे अपने हाथों से कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है। मुझे तो बड़ी यातनाएं हुई, बहुत बुरा था, बहुत बुरी बदबू थी उस नदी में। कौन कहता है वो वैतरणी नदी है? अरे बहुत सारा रहा नहीं जाएगा, पास कर भी नहीं गुजरा जाएगा। अब सुनकर घर वाले हैरान और परेशान। कहते हैं अन्नो आज भी जीवित है। अन्नो उसके बाद 1 साल जीवित रहती है, यानी 2020 से, और 2021 निकल जाता है। 2022 में अन्नो फिर मरती है, मतलब फिर मरती है। उस समय बेटों ने जल्दी से एक गाय का इंतजाम किया, उसके हाथों से गाय दान कराई, उसके हाथों से बहुत चीजें दान कराई मरते मरते वक्त पर, मतलब जो लंबी लंबी सांसें चल रही थी। वो मामा फिर आता है घी का डिब्बा लेकर और कफन और नए कपड़े लेकर, और यहाँ पर वो कहता है कि अब की बार मेरी बहन पक्का मरेगी। मतलब एक भाई कह रहा है कि मेरी बहन पक्का मरेगी, लेकिन अन्नो उस दिन भी नहीं मरती है। वो गाय दान हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, अन्नो फिर जीवित हो जाती है। यानी 2 बार अन्नो इस दुनिया से जा चुकी है और 2 बार वापस आ चुकी है। अब वो भाई जब दूसरी बार अन्नो 2022 में उसकी मृत्यु होती है, पता है बुजुर्गों की थोड़ी सी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि अन्नो का भाई कहता है कि हमारे में ऐसे ही मरते हैं। यहाँ पर अन्नो की धीरे धीरे सांसें चल रही थी और भाई कह रहा था कि गाय दान कर दी है, सब कुछ कर दिया है, चलो अर्थी तैयार करें, काटी कफन तैयार करें, हमारे उसमें ऐसे ही मरते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि तुम बुढ़ापे में सटिया गए हो, तुम्हें अपने घी का दर्द हो रहा है। तो सभी लोग बहुत जोर से हंसने लगते हैं कि भाई घी की वजह से ये ऐसा कर रहा है। लेकिन अन्नो फिर कहती है कि तू तो निकम्मा मुझे मारना चाहता है, मैं अभी नहीं मरूंगी। और उसका भाई अब की बार कहकर जाता है भैया मेरे पास जब फोन करना जब मेरी बहन में सांसें ना हो, चाहे क्या पता उससे पहले मैं चला जाऊं, क्योंकि ये तो 2 बार भी वापस आ चुकी है, ये नहीं मरेगी, मैं मरूंगा इससे पहले। हालांकि दोनों ही जीवित हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। यहाँ पर अन्नो कहते हैं, अब भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि भगवान मुझे उठा लें, मेरा शरीर सही तो मुझे मिलेगा, मेरे कर्म की सजा मुझे मिल चुकी है आधी से ज्यादा। और उसके बाद भी यहाँ पर वो अपनी ज्यादा गलती नहीं बताती है और कहती है कि जब से वो 2020 में उनके साथ ये हादसा हुआ है, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा धर्म कर्म पर ध्यान दे रही हैं, बहुत ज्यादा अच्छे कर्मों पर ध्यान दे रही हैं। जो बेटा जान छिड़कता था वो माँ के एक आदेश पर काम करता है। आज भी उनके कहे हुए अनुसार सभी आदेशों पर काम किया जाता है। मामा कहता है कि भैया मेरे पास तभी फोन करना जब मेरी बहन के अंदर प्राण ना हो। कौन ऐसा भाई है? लेकिन बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। बुढ़ापे में बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कल सुबह हम उठें या ना उठें, क्योंकि बुढ़ापा चीज ही ऐसी होती है। सोच कर देखिए, हम बुजुर्ग हैं, सामने वाला बुजुर्ग है। एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊं। एक पति पत्नी होते हैं, बेटे बहू छोड़कर विदेश चले जाते हैं। पति पत्नी जब होते हैं तो यहाँ पर दोनों जने रोजीना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो पति रोज उठकर पत्नी को चेक किया करता था कि ये जीवित है या मृत है। तो पत्नी रोज अपनी आंखें खोलती है, कहती है कि इतनी जल्दी नहीं मरने वाली हूँ।
किसी दिन पत्नी पहले जब उठ जाया करती थी, पति बुजुर्ग था, तो पत्नी चेक करती है छेड़कर कि ये मरत, ये जीवित तो है। तो उस समय ना परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है ऐसी सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिंदगी में होता ही वही है। इस कहानी में ऐसा होता है कि पहले पत्नी जाती है, पति जब देखता है, इसके बीच में वो आपस में दोनों एक दूसरे को, पति कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, और तकिया जमीन पर रखता है, दोनों घुटनों को तकिए पर टेकता है और कहता है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, और एक चांदी की अंगूठी जिसमें एक हीरा लगवाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी को देता है। 3 दिन बाद उस चांदी की अंगूठी को पहनकर वो बुजुर्ग महिला इस दुनिया से चली जाती है। तो यही है रिश्ते, यही खत्म हो जाएंगे। हम सबको जाना है, आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, सबे जाना है, सबको जाना है। ये संसार सागर है, मृत्यु लोक है, यहाँ पर कोई जीवित नहीं रहा। बस कुछ दिनों के लिए हमें ये जमीन, ये बर्तन, ये रिश्ते, ये नाते, ये सारी चीजें बरतने के लिए मिली हैं, यानी यूज करने के लिए। अब ये आपके ऊपर आधारित होता है कि आप बर्तनों को तोड़ते हो, जमीन को बिगाड़ते हो, या अपने रिश्ते को बिगाड़ते हो, या अपने रिश्ते को खराब करते हो। ये आपके ऊपर आधारित है। उन्होंने तो दे दिया आपको, एक पिता ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बेटे की जिम्मेदारी है बेटा क्या करता है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बड़ी हंसी मजाक वाली भी है और भावुक करने वाली भी कहानी है। जैसी भी आपको लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब मेरे परिवार की बारी है, जिसको मैं एक वक्त का टाइम देती हूँ और आप सभी लोगों से इस बीच में मैं बातें करती हूँ। पहला नाम है सुरेंद्र कुमार, मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा नाम है योगमाया साहू, मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। तीसरा नाम अनुष जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, दिल से कमेंट करती हैं। यहाँ पर यशवंती माँ भी बहुत प्यार लौटाती हैं, मुझे बेटी की तरह मानती हैं। दिनेश भाई मुझे बहन मानते हैं। अनिल व्यास भाई भी मुझे बेटा कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बेटी का बॉस, बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अर्चना दुबे, जिनके बेटे लड्डू गोपाल हैं, बहुत खूबसूरत बेटे हैं इनके, और बहुत खूबसूरत ये हैं। पति पत्नी अपने बेटे की परवरिश में हमेशा व्यस्त रहते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना बहन, बहुत अच्छे कमेंट करती हो आप। मधु उपमन, मेरी माँ जो मथुरा से हैं, मुझे सभी के स्थान याद हो चुके हैं धीरे धीरे। मधु उपमन माँ मुझे मथुरा से देखती हैं, बहुत लाड दुलाड़ करती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हें बेटी की तरह मानती हूँ, बेटी की तरह मत मानो माँ, मैं आपकी बेटी ही हूँ। सुमित्रा पौर बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, हमेशा हमें मनोबल बढ़ाती हैं। अलका शर्मा बहुत प्यारी बहन है मेरी, सच में ही दिल खुश हो जाता है इनके कमेंट पढ़कर। यहाँ पर पूनम यादव, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम यादव, मेरी प्यारी बहन है, शुरुआत से ही अब तक भी इनके रेगुलर कमेंट चलते हैं और मैं भी इनका रेगुलर नाम लेती हूँ। सीमा अरोरा दिल्ली से, मेरी प्यारी लाडो माँ। लड्डू, मुझे प्यारी बेटी, बिटिया रानी, बाबू, बहुत कुछ कहकर बुलाती हैं। थैंक यू प्यारी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जया नवामी, बहुत बहुत धन्यवाद जया नवामी, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारी बहन है। राजकुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बीबी सिंह भाई, बहुत प्यारे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। ज्योति श्रीवास्तव माँ, मैं आपको कई दिनों से याद कर रही हूँ। पहले आपके कमेंट बहुत आया करते थे और आपके ही कमेंट मुझे नजर आया करते थे, लेकिन 2 दिन से मैं एक तो यहाँ पर मेरी ज्योति श्रीवास्तव माँ को याद कर रही हूँ, दूसरी यहाँ पर जो मेरी सीता मौर्य माँ है इन्हें याद कर रही थी। बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा, आपकी जब उपस्थिति नहीं होती है तो मुझे चिंता सी होने लगती है, पूरे परिवार से कह रही हूँ। किरण वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। खुशी सिंह बहुत दिन से जुड़ी हुई है, रेगुलर कमेंट करती है। विनोद भाई, आपको आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे आप कमेंट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। मंजू बहन, कैसी हो आप भी बहुत अच्छे कमेंट करती हो। सुशीला पंडौर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरी एक और बहन है पीहू हेला बहन, आप नजर नहीं आ रही हो, आपको याद कर रही हूँ और बहुत दिल से याद कर रही हूँ। दूसरी मेरी जो माँ है, बस मैं जब पूछती हूँ तो जवाब देकर गायब हो जाती है। ऐश्वर्या माँ, आप इतनी जल्दी हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते,
क्योंकि आप हमारे परिवार का सदस्य हैं। आपकी खैर खबर लेना, आपकी सेहत का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर विजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगड़िया आपके पीछे सरनेम है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज साहू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भाई हैं। राकेश देवी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई, पूरे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, इनकी राय लीजिएगा। और ये डॉक्टर हैं पेशे से, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई, मेरा साथ देने के लिए और हमेशा मेरी ढाल बनने के लिए। थैंक यू मेरे बड़े भाई, मैं आपका आभार और प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी भतीजी जो मिष्टी सोनी है वो भी मेरी वीडियो देखती हैं। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है, वो बहुत अच्छे कमेंट करता है। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक और बहन है जो बहुत उम्दा कमेंट करती है, बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही स्पेशल और बहुत खास है आप मेरे लिए। पता है आपका क्या नाम है? मंजू चौधरी। कैसी हो प्यारी बहन? आप हमारे दिल का टुकड़ा हैं, आप हमारी बड़ी बहन हो और आपसे, आपके कमेंट से बहुत अच्छा महसूस होता है। थैंक यू प्यारी बहन। रेणु शर्मा बहुत प्यारी बहन है, रेगुलर उसी दिन से कमेंट कर रही हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। थैंक यू प्यारी बहन। यहाँ पर सपना लखनपाल, मुझे नहीं पता कि आप बहन हो या भाई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम नी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलामी आपकी आईडी का नाम है शायद, बहुत अच्छा नाम है। नीलामी वैसे मुझे सही नहीं लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री बहन कैसी हो आप भी रेगुलर कमेंट करती हो। गीता उपाध्याय जो हमेशा बेटा कहकर बुलाती हैं, मेरा मनोबल बढ़ाती हैं, आगे बढ़ने में प्रेरणा देती हैं। थैंक यू बड़ी बहन, बड़ी माँ के समान हो। आपकी फोटो जो है ना मेरे भाई के साथ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। गीता उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। लूनाराम मोदी पहले बड़े भाई बताते थे, लेकिन अब छोटे भाई कह रहे हैं कि मैं आपसे छोटा हूँ, तो छोटे भाई आप कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप। यहाँ पर सीमा लखनऊ से बड़ी बहन है जिनके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन हमेशा मनोबल बढ़ाती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी बड़ी बहन। आप भाई का ख्याल रखते रखते अपना भी ख्याल रखा कीजिए। मुझे पता है कि आप फिलहाल बहुत परेशानी में हैं, लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखना होगा। राकेश देती बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तुलसी शर्मा भाई मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। थैंक यू भाई। जयश्री हमारी बहुत प्यारी बहन है, खेतों का काम भी करती हैं और बहुत उम्दा काम करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, हमेशा बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर नारायण स्वरूप भाई भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र पाल कौर मेरी बड़ी बहन, माँ के समान, जो कि मुझे विदेश से देखती हैं। थैंक यू प्यारी माँ, आप रोज मेरी वीडियो देखती हैं और हर रोज कमेंट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई। अर्चना चौधरी एक और हमारी बहन है, अर्चना चौधरी, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अर्चना दुबे अलग हैं और अर्चना चौधरी अलग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, बहुत अच्छे लगे आपके कमेंट। गायत्री देवी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री देवी। एस गोपाल बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पिंकी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बिटी का बॉस हमारी बहुत प्यारी बहन है और बहुत ही उम्दा कमेंट करती हैं, दूसरी बार आपका नाम लिया है। यहाँ पर पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र पाल भाई बीच में गायब हो जाते हैं, लेकिन दोबारा आपका कमेंट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर महेंद्र पांचाल भाई रोज कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल भाई आप कैसे हो? आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी उम्दा कमेंट होते हैं। 2 प्रवेश हमारे चैनल पर हैं, एक नाम के कई कई लोग हैं, तो आप ये मत समझा कीजिए कि मैं एक नाम को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर सीता नाम की बहुत सारी मेरी बहनें हैं और एक हमारे नाम पर बिमला दलाल और बिमला बहुत नाम, मतलब बिमला बहुत है, और यहाँ पर ऐश्वर्या नाम भी कई हैं। और यहाँ पर एक और नाम जो सबसे ज्यादा है, यहाँ पर यशवंती 4 थी, अब मेरी यशवंती माँ ही बची हैं, बाकी सब चले गए हैं चैनल से, कोई बात नहीं। यहाँ पर लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जी, आपका कमेंट बहुत अच्छा है। शिव पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बिमला देवी मेरी प्यारी माँ,
थैंक यू मेरी प्यारी माँ, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बेटी की तरह मुझ पर लाड करती हैं। राजा राम भाई, जिनके 2 बहुत प्यारे और खूबसूरत बच्चे हैं और वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाकर मुझे बुआ कहकर बुलाते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आपकी उम्र लंबी हो, आप हमेशा खुश रहें। यहाँ पर तारा देवी बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती है। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और मैं जानती हूँ कि मुझे आप और भी आगे लेकर जाओगे, जहां से शायद कुछ लोगों को हमारी, कहते हैं ना कि गूंज पता चलेगी कि हमारी गूंज कहाँ तक है, हमने हुकार कहाँ तक भरी है, आप लोगों के साथ की वजह से। तो जरूर मुझे साथ दीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोगों को समझ आए कि भगवान भी भगवान हैं। जो लोग, आज मैंने एक वीडियो देखी जहां पर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, परिवर्तन, क्या ये सही बात है? ये सही है? क्या कह सकते हैं? लेकिन ये बदलाव ला सकती हैं ये सारी चीजें। तो वीडियो पर एक शेयर जरूर करना, किसी के भी पास करना, फेसबुक पर करना या यूट्यूब पर करना, या आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर कर सकते हैं, अपनी आईडी से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता आए। अब आप लोगों से क्या विदा ले सकती हूँ मेरे प्यारे परिवार? मन तो नहीं मानता है, लगता है कि घंटों बैठकर बातें करें, कभी लाइव आएंगे और सभी बैठकर बातें करेंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। और ये घटना, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। 2020 की घटना है और आज भी अन्नो जी जीवित हैं और 2 बार वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। यमदूतों का जिक्र करती हैं, उनके साथ जो किया गया उनके बारे में भी बताती हैं। और यहाँ पर जो भी आपकी राय है, राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।